हॉस्पिटल के अंदर घायलों की भरमार लगी है। एली की हालत भी बेहद खराब है। वो जोएल की मौत के सदमे में है। जब जब होश में आ रही है उसे बार बार दौरे पड़ रहे हैं। मजबूरन उसे डॉक्टर्स को बेहोश करना पड़ रहा है। इधर टॉमी का भी वही हाल था। जैसे ही वो चेहरे से कफन हटाया, जोएल का बिगड़ा हुआ चेहरा देख उसका खून खौल उठा। इस हादसे के 3 महीने बाद तक भी जैक्सन सिटी की हालत नहीं सुधर पाई थी। लोग अब भी दिन रात मेहनत कर रहे थे। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जिसे आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर गई और जोएल के कपड़े से लिपटकर खूब रोई। तभी टीना उससे मिलने आई। इस बार उसने एली को सब कुछ सच सच बता दिया। दरअसल वो जोएल को मारने वाले ग्रुप के ज्यादातर लोगों के नाम जानती थी और ये भी कि वो कहाँ रहते हैं। ये जान एली तुरंत उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने सब कुछ जानते हुए भी उन्हें भागने दिया। हमें उसी वक्त उनके पीछे जाना चाहिए था। इसी डर से डीना ने ये बात छिपाई थी, क्योंकि एली गुस्से में उनके पीछे जाती और मारी जाती। डीना ने बेहोश होने से पहले उनके बैग पर एक पैंच देखा था, जिस पर पिला ट्रायंगल भेड़िए का सर और उस पर WLF लिखा था। कुछ समय पहले डीना ने यूजीन से WLF और फेडरा की कहानी सुनी थी, जिनको पता नहीं बताते चले कि यूजीन एक पूर्व फायरफ्लाई का सदस्य और टॉमी का अच्छा दोस्त था, जो बाद में जैक्सन सिटी में बस गया था। यूजीन के बताए कहानी में वेस्ट के कुछ स्मॉल रीजनल ग्रुप्स फेडरा के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, मगर वे सब इतने बेवकूफ थे कि मिलकर नहीं लड़े। उन्हीं में से एक ग्रुप था द वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट, मतलब WLF, जिन्हें वुल्फ भी कहा जाता था, और वे सिएटल से थे। जिस लड़की ने जोएल को मारा उसका नाम एबी था। अब बस उन्हें सिएटल जाकर एबी को ढूंढना और खत्म करना था। एली ने यह बात टॉमी को बताया और फिर इस मुद्दे को काउंसिल मीटिंग में उठाया गया। लेकिन जोएल के कातिलों से बदला लेने पर किसी ने खुलकर सहमति नहीं जताई, सिवाय सेथ के। हालांकि न्यू ईयर की रात उसकी जोएल से झड़प हुई थी, फिर भी ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई बाहरी आकर उनके अपने आदमी को मार जाए और पूरा शहर खामोश बैठा रहे। असल में लोग ज़ॉम्बी अटैक को लेकर पहले से ही डरे हुए थे। सवाल ये था कि अगर उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन आर्मी बटालियन सिएटल भेज दी और इसी दौरान जैक्सन पर फिर से हमला हुआ तो क्या होगा। लोग अभी तक पिछले हमले से उबर नहीं पाए थे। बोर्ड मेंबर्स की वोटिंग हुई और सिर्फ 3 वोट जोएल के पक्ष में पड़े। कुल मिलाकर इस मामले को दबा दिया गया। लेकिन एली चुप बैठने वालों में से नहीं थी। रातों रात वो और डीना शिमर को लेकर शहर से निकल पड़ी। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि शिमर एली का वफादार घोड़ा है। जब शिमर कुछ महीनों की थी तभी एली जैक्सन सिटी आई थी और उसने उसे अपने लिए चुना था। पहरे पर तैनात सेथ ने उनके लिए 2 हफ्तों तक के खाने पीने का सामान, शराब, दवाइयां वगैरह का भी इंतजाम कर दिया है और तो और उन्हें भागने में मदद भी करता है। सफर पर निकलने से पहले एली जोएल की कब्र पर जाती है। कुछ देर तक शांत बैठकर यूं ही उसकी कब्र को घूरती रही और फिर वे सिएटल के सफर पर निकल पड़ी। उनका प्लान कैस्केड माउंटेन्स के जंगलों और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरना था। हफ्तों सफर के बाद जब वे सिएटल के करीब पहुंचे तभी रास्ते में कुछ लोगों की लाश मिली। उनके चेहरे और शरीर पे अजीब तरह के निशान बने थे। उन्हें मारने वालों ने उनके बच्चों तक को भी नहीं बख्शा था। वहां मिले बुलेट सेल्स से डीना और एली ने अंदाजा लगाया कि ये काम वुल्फ का हो सकता है। यहां से कहानी 11 साल पीछे चली जाती है। हम फेडरे की एक बटालियन को देखते हैं जो सिएटल के क्वारंटीन जोन से होकर बस के जरिए जा रही होती है। उनका एक सोल्जर्स सिएटल के लोगों का मजाक बनाकर सबका मनोरंजन कर रहा है, जिस पर उनका सार्जेंट आइजैक कहता है कि हमने सिएटल के लोगों का वोटिंग अधिकार छीन लिया। आए दिन उनके लोग मारे जा रहे हैं और तुम्हें मजाक लगा है। तभी अचानक बस बीच सड़क पर रुक गई। दरअसल रोड बस से रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। वहां आसपास बहुत सारे वुल्फ के लोग दिख रहे थे। आइजैक सिर्फ एक नए रिक्रूट को लेकर उन वुल्फ से बात करने जाता है। वुल्फ की तरह से जो महिला आइजैक से बात करने आई उसका नाम हैनराहैन था। हैनराहैन की पहचान होते ही आइजैक वापस अपने बस के पास लौटा और अचानक 2 ग्रेनेड बस के अंदर डालकर अपने ही सोल्जर्स को मार डाला। दरअसल आइजैक ने फेडरा को धोखा देकर वुल्फ ज्वाइन कर लिया है। उसके साथ जो नया रिक्रूट है वो भी आइजैक की बात मानकर वुल्फ में शामिल हो जाता है। उधर एली और डीना सिएटल में दस्तक दे चुकी है। कुछ अंदर तक जाने के बाद उन्हें फेडरा का एक ठिकाना मिला, जिनके सिपाहियों की लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं। देखने से प्रतीत हो रहा था मानो वुल्फ्स ने यहां फेडरा की हालत खराब कर दी होगी। ऊपर से उन्होंने एक टावर पर WLF का एक बड़ा साइन भी बनाया था। मतलब वो सबको बता रहे हैं कि वो उनका ठिकाना है, जिसका मतलब वे तैयार बैठे हैं।
एबी के गिरेबान तक पहुंचना इनके लिए आसान नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम आइजैक को देखते हैं जो एक स्कार को पकड़कर यातना दे रहा है। दरअसल इन दिनों एक स्कार नामक आदिवासी गिरोह की वोल्फ से भयंकर लड़ाई चल रही है। जंगल में जिन लाशों को हमने देखा वो स्कार गिरोह के लोगों की थीं। यहाँ आइजैक इस स्कार को गर्म पैन से दागा और पूछा, अगला हमला कहाँ करने वाले हो? लेकिन स्कार ने कुछ नहीं कहा, बल्कि यातना सहने के लिए चुपचाप अपना दूसरा हाथ आगे कर दिया। ये देखकर आइजैक समझ गया कि वो कुछ नहीं बताएगा, इसलिए उसने उसे गोली मार दी। इधर एली और डीना पूरे दिन इंतजार करने के बाद जब अंधेरा हुआ तो उस टावर वाले बिल्डिंग की रेकी करने गए। आखिरकार उन्हें बिल्डिंग की एक खिड़की टूटी हुई दिखी। एली ने ध्यान देकर कहा, कोई पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा है और खिड़की तोड़कर अंदर गया है, हम भी वहीं से अंदर जाएंगे। फिर वो दोनों वहीं से अंदर घुस गई। दरवाजा खोलते ही सामने एक डेड बॉडी पड़ी मिली। ये डेड बॉडी वुल्फ के एक जवान की थी जिसे तीरों से मारा गया था। अंदर का नजारा और भी भयावह था। किसी ने WLF की एक पूरी पलटन को मारकर टांग दिया था। एली उन सब के चेहरे पर गौर करती है, लेकिन उनमें से कोई भी एबी के ग्रुप का नहीं था। वहीं दीवार पर खून से लिखा था फील हर लव और उसके नीचे एक निशान बना था, जिसे देखते ही एली पूरा मामला समझ गई। दरअसल जंगल में जिस गिरोह को वुल्फ ने मारा था वो उसका बदला लिए थे। तभी रेडियो के चलने की आवाज आई। क्या होगा अगर वुल्फ ने मरने से पहले बैकअप बुला लिया होगा? अभी वे इस पर बहस कर ही रहे थे, तब तक वुल्फ की बैकअप फोर्स आ धमकी। एली और डीना तुरंत जहां थी वहीं छिप गई। वुल्फ अपने साथियों का ये हाल देखकर दंग रह गए। उनमें जो सबसे सीनियर था वो कहता है कि ये जरूर स्कार्स का काम होगा। स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारो और जो भी मिले उसे खत्म कर दो। किसी तरह एली चुपके से छिपकर यहां से ऊपर वाले फ्लोर पर भाग निकली। एक वुल्फ को शक हुआ, इसलिए वो ऊपर चेक करने गया। तभी एली सही मौका देख उस पर टूट पड़ी और अगले पल डीना ने उस वुल्फ को शूट कर दिया। फिर दोनों खिड़की तोड़ सीढ़ियों से नीचे उतरकर भाग निकली। वुल्फ हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। एली और डीना का उनसे पीछा छुड़ाना असंभव लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत एक बिल्डिंग के मलबे से होकर अंदर चली गई। उस रास्ते से वुल्फ अंदर नहीं आ सकते थे। एक वुल्फ वहां आकर रेडियो पर सबको सूचित करता है कि दोनों ट्रांजिट टनल में है, साउथ एंट्रेंस को घेर लो। अंदर सबवे स्टेशन था जहां पर रेलगाड़ी की बोगियों की भरमार लगी थी। किसी तरह दोनों साउथ एंट्रेंस गई, लेकिन वहां वुल्फ ने एंट्रेंस को घेर रखा था। अब इनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। तभी एक टनल से ज़ोंबीज के कराहने की आवाज आने लगी। दरअसल एक वुल्फ ने अनजाने में कॉर्डिसेप्स पर लाइटर डाल दिया था। अगले ही पल ज़ोंबियों ने हमला कर दिया और वहां हाहाकार मच गया। ये देखकर एली और डीना फौरन पलटी हुई ट्रेन की उस बोगी में घुस गईं जो कंकालों से भरी हुई थी, लेकिन ज़ोंबियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे भी उसी रास्ते से ट्रेन के अंदर घुसने लगे। कुछ तो खिड़कियां तोड़कर अंदर आ गए। एली और डीना ने डटकर उनका मुकाबला किया। किसी तरह रास्ता बनाकर वे ट्रेन की बोगी के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल आईं, लेकिन बाहर भी ज़ोंबियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे दोनों भागते हुए स्टेशन के एग्जिट डोर तक पहुंची, जो पूरी तरह जाम हो चुका था। किसी तरह एली उस दरवाजे के पार चली गई, लेकिन डीना इधर ही फंस गई। इससे पहले कि एक ज़ोंबी डीना को काटता, एली ने अपना हाथ आगे कर दिया ताकि वो ज़ोंबी उसे काट ले। फिर किसी तरह दोनों वहां से भाग निकली। डीना को नहीं पता कि एली इम्यून है, इसलिए वो असमंजस में पड़ जाती है। वे भागकर एक सुरक्षित जगह शरण लेती है और अगले पल डीना एली पर गन पॉइंट कर लेती है। वो कहती है, तुमने मेरी जान बचाने के अपनी जान जोखिम में क्यों डाला? इससे पहले कि इन्फेक्शन फैले मुझे तुम्हें मारना होगा। जिस पर एली कहती है कि गोली मत चलाना, मैं इम्यून हूं, मुझ पर वायरस का असर नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे पहले भी कई बार काटा जा चुका है। लेकिन डीना को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब एली कहती है, मैं यहीं पर सो जा रही हूं और अगर मुझ में कोई बदलाव दिखे तो तुम मुझे गोली मार देना। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन एली के ऊपर वायरस का कुछ असर नहीं होता। इसको लेकर डीना काफी खुश हो और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। दरअसल एक बिल्डिंग में उसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिला था, उसी से ये बात उसको पता चली थी। उसके पेट में पल रहा बच्चा उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेसी का था। इसी बीच रेडियो पर एक मैसेज मिला जिसमें एक वुल्फ कहता है, हम लौट रहे हैं, यात्रियों को लेक हिल ले जा रहे हैं, नोरा से कहो कि वो तैयार रहे। जोएल को मारने वाले ग्रुप में एक नोरा नाम की लड़की भी थी। शायद रेडियो पर उसी नोरा की बात हो रही थी। एली और डीना फौरन मैप के जरिए लेक हिल निकल पड़ी। दूसरी तरफ हम हैंड्राहैन को देखते हैं, जिसने आइजैक को अपनी वुल्फ आर्मी में शामिल की थी। शायद उसका ओहदा यहाँ सबसे बड़ा था। कुछ दिन पहले उसी ने सार्जेंट पार्क और उसकी बटालियन को हॉस्पिटल से ज़ॉम्बीज का सफाया करने के लिए भेजा था, क्योंकि इन दिनों स्कार और उनके बीच जंग जैसे हालात बने हुए थे। अगर जंग हुई तो हॉस्पिटल उनके लिए सबसे अहम जगह बनने वाला था। लेकिन अब सार्जेंट पार्क पर अपनी ही बटालियन को मरवाने का आरोप लगा है। अपनी सफाई में वो बताती है,
हमने 6th फ्लोर तक सब कुछ क्लियर कर लिया था। अब बस कुछ बेसमेंट बच गए थे, B1, B2 और B3। पुराने लोगों का कहना था कि सबसे पहले कॉर्डिसेप्स पेशेंट्स को वहीं लाया गया था। साथ ही वहां पहुंचना भी बेहद मुश्किल था। कई जगहों की सीढ़ियां टूटी हुई थीं और लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेसमेंट तक जाने का बस एक ही रास्ता बचा था। सार्जेंट पार्क ने वहीं से एक स्क्वाड को B1 में भेजा, जो पूरी तरह खाली मिला। आज उन्होंने B2 में एक और स्क्वाड भेजा, जिसकी कमान उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही लिवोन के हाथ में थी। B2 में दाखिल होने के 5 मिनट बाद ही लिवोन ने रेडियो पर बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पार्क को लगा कि शायद लिवोन को किसी जॉम्बी ने काट लिया है, मगर ऐसा नहीं था। इन्फेक्शन हवा में था। लिवोन ने कहा, हमें तुरंत सील कर दो। सार्जेंट पार्क ने बिना देर किए एक और स्क्वाड भेजा और B1 और B2 दोनों को पूरी तरह सील करवा दिया। इतना जानने के बाद हैनराहैन ने उस पर लगे आरोप को खारिज कर दिया और इस काम के लिए उसकी सराहना भी की। और आगे कहती हैं कि जब तक जरूरी नहीं हो, किसी को B2 के राज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब रात हो चुकी है। हम एली और डीना को देखते हैं, जो लेक हिल की एक पुरानी बिल्डिंग में मौजूद है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, नोरा की तलाश में। तभी अचानक वहां धीरे धीरे करके दर्जनों जॉम्बी निकल आते हैं। एली डीना से कहती है कि तुम उस लोहे की जाली के अंदर चली जाओ, और खुद जॉम्बी से भिड़ जाती है। लेकिन जॉम्बी बहुत ज्यादा थे। कुछ ही पलों में वो एली पर हावी हो जाते हैं। उनकी तबाही यहीं तक नहीं रुकती। कुछ जॉम्बी जाली भी तोड़ देते हैं, जिसके पीछे डीना छुपी है। उनका बच निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी एन वक्त पर जेसी वहां आ जाता है। वो बिना वक्त गंवाए जॉम्बीज पर हमला करता है और उन्हें वहां से बाहर निकाल लेता है। तब तक गोलियों की आवाज सुनकर वुल्फ वहां पहुंच चुके थे। जेसी, एली और डीना को भागते देख वुल्फ बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तीनों जान बचाते हुए एक पार्क की तरफ दौड़ते हैं। किसी तरह जेसी उन्हें लेकर पार्क के अंदर दाखिल हो जाता है। वुल्फ